हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 2 नई कर्ज किश्तों को मंजूरी दिया, लेकिन इनके साथ ही 11 नई शर्तें भी लगा दी गईं। हाल ही में स्टाफ कंट्री रिपोर्ट ये बताती है कि भारत पाक तनाव से पाकिस्तान के आर्थिक कार्यक्रम के वित्तीय, बाह्य और सुधार लक्ष्यों पर जोखिम का खतरा भी है। साथ ही साथ आईएमएफ ये कहता है कि इस फंड का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आईएमएफ की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा। इस तरह से पाकिस्तान को सख्त हिदायत भी दी गई है। और जो 11 नई शर्तें लागू की गई हैं, इसके क्या निहितार्थ हैं, इसको आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के न्यूज श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आईएमएफ की 11 नई शर्तों के साथ पाकिस्तान पर दबाव इससे बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान को यह लग रहा था कि हमें बहुत ही आसान तरीके से आईएमएफ के द्वारा एक मदद मिल रही है। लेकिन पूरे वैश्विक स्तर पर जब इस बात की आलोचना होने लगी कि जिस समय पर आईएमएफ के द्वारा ये लोन कह लें, ये सहायता राशि कह लें, मुहैया कराई जा रही थी, तो इसकी काफी वैश्विक रूप से चर्चा हो रही थी कि कहीं ये राज्य पोषित आतंकवाद के पोषण में तो इस धन का उपयोग नहीं होगा। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब आईएमएफ के द्वारा 11 नई शर्तें भी पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं, जिससे निस्संदेह उसके ऊपर दबाव बढ़ा है। इस तरह से उसके ऊपर कुल लगे जो शर्तें हैं उनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो इसी की वजह से देखिए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है, वो कह रही है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बेल आउट कार्यक्रम की अगली किश्त जारी कर दी है। आपको बता दें कि बेल आउट कार्यक्रम का मतलब एक प्रकार की आर्थिक सहायता होती है, एक आर्थिक पैकेज होता है, जो कि कोई भी सरकार, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई भी बड़ी वित्तीय संस्था या संगठन किसी भी संकट में पड़े हुए या संकटग्रस्त किसी भी देश को, किसी बैंक को, या हम कह सकते हैं किसी कंपनी को आर्थिक संकट से उबरने के लिए एक पैकेज के तौर पर देती है। तो इसी बेल आउट कार्यक्रम के तहत ही पाकिस्तान को जब अगली किश्त जारी की गई तो उसमें कुछ नई शर्तें भी लगा दी गई। और इन नई 11 शर्तों को इस तरह से देखा जा रहा है कि अब कुल शर्तों की संख्या 50 हो जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर कुछ नकेल कसने की भी कोशिश की गई है। अब उन सारी शर्तों को एक एक करके हम देखते हैं और देखते हैं पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, सबसे पहले तो आईएमएफ की 11 नई शर्तों की अगर बात करें तो पहली शर्त यह है कि 2026 का जो बजट होगा पाकिस्तान का, वो स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान अपने हिसाब से प्रस्तुत नहीं करेगा। 17.6 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट होने वाला है वो आईएमएफ की सहमति के अनुसार संसद से जून के अंत तक पास कराना है। इसका मतलब कि इसमें आईएमएफ की मॉनिटरिंग होगी। इसका मतलब अगर चाहता है आईएमएफ की बजट घाटा जो है 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बजट घाटा का मतलब आमदनी और खर्च के बीच का जो अंतर है उसको कम करना होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो वो सारे उपाय करने होंगे। जैसे कहीं पर अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं तो उसको कम करना होगा, कहीं कीमतें बढ़ानी है तो आप बढ़ाएंगे, टैक्स लगाना है तो आप लगाएंगे, क्योंकि यहां पर आईएमएफ की सहमति से ये बजट निर्धारित होगा। अब देखिए, दूसरी कंडीशन ये है शर्तों में कि बिजली बिल पर जो डेप्ट सर्विंग सरचार्ज है उसकी सीमा हटा दिया जाए। इसका मतलब ये है कि अभी तक क्या होता था कि डेप्ट सर्विंग सरचार्ज का मतलब कि मान लीजिए कंपनी है, वो कंपनी अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं से लेती थी अपने कर्जे को कम करने के लिए। मान लीजिए कंपनी के ऊपर कर्ज है और कर्ज चुकाने के लिए वो उपभोक्ताओं से एक निश्चित सीमा तक कुछ पैसे लेती थी। इसका मतलब उपभोक्ताओं से हम कह सकते हैं कि जो अतिरिक्त सरचार्ज लिया जा रहा था वो सीमा अब तक कितनी थी, तो अब तक 3.21 रुपए, यानी इतने रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ले रही थी कंपनी। लेकिन अब क्या किया गया कि इस सीमा से ज्यादा नहीं लिया जा सकता था अभी तक की जो स्थिति थी, लेकिन अब आईएमएफ ने ये कहा है कि ये जो सीमा थी सरचार्ज की, अब इसको हटाया जाएगा। इसका मतलब इससे ज्यादा भी अगर लेना हो सरचार्ज के तौर पर तो ये कंपनियां क्या करेंगी, ले सकती हैं। यानी बिजली बिल पर जो डेप्ट सर्विंग सरचार्ज है उसकी सीमा 3.21 रुपये पर यूनिट जो थी उसको हटा दिया जाएगा। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, 5 रुपए 6 रुपए पर यूनिट भी हो सकता है। यानी कि 100 यूनिट के लिए अगर आपको 321 रुपए देने पड़ते थे तो हो सकता है आपको 350 और 360 रुपए देने पड़े। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात यह है कि पुरानी कारों के आयात पर लगी रोक को हटाना। अभी तक देखिए पाकिस्तान में ये नियम था कि अभी तक 3 वर्ष से पुरानी कारें अगर आप बाहर से मंगाना चाहते हैं तो वो उनका आयात प्रतिबंधित था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है आईएमएफ के द्वारा कि ये चीज हटाइए आप। अब पुरानी कारों के आयात पर जो लगी रोक है वो हटा दी जाएगी। अब 5 साल तक जो पुरानी कार होंगी उनका कॉमर्शियल इंपोर्ट अब यहां पर होगा, पाकिस्तान में किया जाएगा। ये कौन कह रहा है, आईएमएफ कह रहा है नई कंडीशंस के हिसाब से। अब इससे क्या होगा कि अभी तक मान लीजिए पाकिस्तान में कोई 4 साल पुरानी अगर कार है, जापान से कोई अगर मंगाना चाहता है तो नहीं मंगा सकता था, लेकिन अब आईएमएफ की जो नई शर्त है उसके अकॉर्डिंग यहां पर मंगा सकता है। अब उससे क्या होगा
कि जब बाहर की कारें यहां पर आएंगी तो यहां का जो कार बाजार होगा उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और यहाँ की जो लोकल कार है उन पर उनको सस्ता करने का प्रेशर क्रिएट होगा। अगली बात देखिए, कहा जा रहा है कि कृषि आय पर कर लगाना, यानी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। अब देखिए, कृषि आय जो थी उस पर अभी तक क्या था कि जो बड़े कह सकते हैं आप इस सारे इसके जो पाकिस्तान के प्रांत हैं वहां पर जो बड़े अब तक जो हम कह सकते थे खेती करने वाले थे, किसान थे, वो टैक्स से अभी उन पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं था। लेकिन अब यह है कि जो बड़ा जमींदार होगा वो अब यहां पर कृषि पर कर के दायरे में आएगा और साथ ही साथ करदाताओं की पहचान भी की जाएगी। तो इस एक तरह से कह सकते हैं जो कृषि आय अब तक हो रही थी टैक्स फ्री थी, अब उस पर भी टैक्स लगाने की बात यहां पर है। अगली शर्त है गवर्नेंस एक्शन प्लान। अब देखिए, गवर्नेंस एक्शन प्लान की क्यों जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति पर उसका अवलोकन किया गया और आईएमएफ ने देखा कि वहां पर भ्रष्टाचार ज्यादा है, पारदर्शिता की कमी है, सरकारी कामकाज जो है उसकी भी जांच की गई और फिर ये कहा गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई, उस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया कि यहां पर एक सुधार योजना की जरूरत है और इन सारी चीजों में कि सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता हो, वहां पर भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो उसका निष्पादन, उसको हटाया जा सके, उसका निराकरण किया जा सके। तो इसलिए एक गवर्नेंस एक्शन प्लान बनाया जाए, एक सुधार योजना बनाई जाए कि ऐसे दशा में क्या कदम उठाए जाएंगे, इन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ छठी शर्त है कि वित्तीय क्षेत्र की दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो बीमा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का क्षेत्र हो। इसके लिए आप एक रणनीतिक तरीके से एक दीर्घकालिक रूप से एक ऐसा प्लानिंग करें, एक योजना बनाएं, ताकि अगर मान लीजिए किसी को छोटा कोई व्यापारी हो, उसको अगर आसान लोन चाहिए तो वो कैसे पाएगा। तो एक आपका ऐसा दीर्घकालिक यहां पर प्लान दिखना चाहिए जिससे कि वित्तीय क्षेत्र की स्थिति बेहतर हो सके। अगला है कि बिजली टैरिफ का वार्षिक संशोधन होगा, यानी कि री बेसिंग इसकी की जाएगी बिजली टैरिफ की। मान लीजिए बिजली की दाम जो है वो लागत के अनुसार, अगर लागत बढ़ रही है बिजली बनाने में तो बिजली के दाम भी बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बिजली के दाम स्थिर रहेंगे, अगर लागत बढ़ेगी तो बिजली के दाम भी अब बढ़ाए जाएंगे। इसलिए यहां पर बिजली का दाम भी अब महंगा देखने को मिलेगा, क्योंकि बिजली में जो भी डेप्थ सरचार्ज है उसकी अधिकतम सीमा, जो कि पहले भी बताया गया, जो अब ये थी वो तो खत्म ही किया गया, डेप्थ की जो सीमा थी, डेप्थ सरचार्ज की सीमा थी। साथ ही साथ अगर लागत बढ़ रही है तो बिजली का दाम भी बढ़ाया जाएगा, ये अगली चीज है। अब उपभोक्ताओं को ये नहीं कि एक टैरिफ जो चला आ रहा है वही वो देते आएंगे, बिजली की लागत बढ़ रही है, उसका दाम बढ़ेगा तो टैरिफ में बदलाव होगा। इसके अलावा गैस की बात कर ले तो गैस टैरिफ का अर्धवार्षिक समायोजन, यानी कि सेमी एनुअल एडजस्टमेंट। इसका मतलब कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर गैस का दाम बढ़ रहा है तो हर 6 महीने पे इसकी कीमत भी तय की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अगर गैस का दाम बढ़ा है तो यहाँ के उपभोक्ताओं को भी गैस की अधिक कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी। इसका मतलब गैस का दाम भी अब ये नहीं है कि लंबे समय तक एक ही रहेगा, तो कॉस्ट रिकवरी प्राइसिंग इसकी तय की जाएगी। इसकी जो कीमत होगी वो हर 6 महीने पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो गैस की कीमत है उसके हिसाब से तय की जाएगी। कैप्टिव पावर लेवी को स्थायी करना। देखिए, कैप्टिव पावर लेवी की बात करें, कैप्टिव पावर का मतलब वो बिजली होती है जो कोई भी उद्योग हो गया या कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई इंडस्ट्री हो गई, अगर वो खुद से बिजली बना रही है तो वो उसकी कैप्टिव पावर होती है। वो बिजली क्या होती है, वो अगर सस्ती दर पे बना रही है तो इसका मतलब कि वो अपनी ही बिजली इस्तेमाल करेगी, फिर वो सरकार से खरीदेगी ही नहीं। तो ऐसी दशा में सरकार क्या करती है, उसके ऊपर लेवी लगाती है। लेवी एक टैक्स या एक प्रकार का शुल्क लेती है ताकि उसकी जो अपनी बिजली है वो सस्ती बिजली भी सरकार की दर से, सरकार की जो रेट बिजली की दर होगी उससे ज्यादा हो जाए, ताकि वो मजबूरन फिर क्या करे, सरकार की बिजली खरीदे, तो सरकार को इससे राजस्व में फायदा होगा। तो अभी तक क्या था कि ये जो लेवी होता था ये अस्थायी कानून के तौर पर ये लागू था, मतलब इसकी सीमा निर्धारित नहीं थी, इसकी एक अवधि निर्धारित थी कि फलावधि तक ही होगा। लेकिन अब जो है आईएमएफ कह रहा है कि जो कैप्टिव पावर लेवी है, यानी कि इसको क्या किया जाएगा, उसको स्थायी बना दिया जाएगा। यानी कि आप सरकार से बिजली खरीदने के लिए कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा उद्योग जो अपनी बिजली बना रहा है, वो कैप्टिव लेवी अगर लगातार उससे लिया जाएगा तो वो सरकार की बिजली खरीदने को बाध्य होगा, तो सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो अब ये स्थायी बना दिया जाएगा, आईएमएफ ये कह रहा है। यानी कि वहां पर गैस महंगा हो ही रहा है, बिजली महंगी हो ही रही है, सारी चीजें क्या होंगी, महंगी होंगी। फिर टेक्नोलॉजी जोन की छूट भी खत्म की जाएगी। टेक्नोलॉजी जोन की छूट की अगर बात करेंगे तो देखिए यहां पर क्या होता है, आईएमएफ जो होता है, देखिए एसटीजेड होता है। एसटीजेड का मतलब कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन होता है। ऐसी जगहों पर क्या होता है, ये यहां पर कोई भी कंपनी आए, निवेश करे, इन्वेस्टमेंट करे, तो ऐसी दशा में यहां पर जो जोन बनाया जाता है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, जैसे हमारे यहाँ एसईजेड होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसी तरह से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है। यहां पर कोई भी
टेक्निकल कंपनी आए, निवेश करे, इसके लिए यहाँ पर सस्ती जमीन मुहैया कराई दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आसान कुछ नियम कानून बना दिए जाते हैं, कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी जाती है। इसके अलावा 10 साल तक इनकम टैक्स से भी छूट दे दी जाती है। तो इस तरह के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन हो गए या इंडस्ट्रियल पार्क जोन हो गए, इनको अब तक जो भी छूट मिल रही थी वो 2035 तक जाते जाते अब उसको चरणबद्ध तरीके से क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब तक इनको जो छूट मिल रही थी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी जैसा मैंने बताया कि 10 साल तक अगर कोई नई कंपनी है तो उससे शुरुआती 10 साल तक किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लिया जा रहा था। कोई स्टार्टअप अगर यहाँ पर शुरू कर रहा है तो 10 साल तक उसको इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन अब क्या होगा, आईएमएफ कर रहा है कि उससे भी इनकम टैक्स आप लेंगे। तो देखिए दूसरा इसका पक्ष यह है कि अब ऐसी दिशा में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्टार्टअप हैं वो एक तरह से हतोत्साहित होंगे। तो यहाँ पर ये भी स्थिति एक हम कह सकते हैं कि कड़ी यहाँ पर हम कार्यवाही के तौर पर देख सकते हैं। जो अब तक छूट मिल रही थी उसमें कटौती होगी। 11वीं बात जो है, सामाजिक खर्च और रिजर्व को प्राथमिकता देना, यानी कि बिना जरूरत के अब तक जो खर्च हो रहे थे उसको कम करेगा पाकिस्तान, और गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उसको बढ़ाएगा। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको बढ़ाने पर प्राथमिकता दी जाएगी, और नई इमारतों पर खर्च कम किया जाए, और स्वास्थ्य सेवा और स्कॉलरशिप पर खर्च बढ़ाया जाए। यानी कि नई बिल्डिंग अब आप मत बनाइए, बल्कि आप अपने यहाँ पहले स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारिए, अपने यहाँ पहले गरीबों के लिए ध्यान दीजिए, और स्कॉलरशिप पर ध्यान दीजिए, यानी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। तो ये 11 नई शर्तें लागू की गई हैं। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो जाहिर तौर पर आप स्पष्ट तौर पर ये समझ सकते हैं कि पहले तो चाहे बिजली की कीमत हो गई, गैस की कीमत हो गई, या आप कह सकते हैं दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी, सबसे पहले आम नागरिक को अगर देखेंगे तो बिजली और गैस की अगर कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि ये दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो ऐसी दिशा में घर के बिजली का बिल अब पहले 11,000 आ रहा है, तो अब मान लीजिए 1,000 रुपए आ रहा है, तो अब 1,300 हो जाएगा, 1,400 हो जाएगा। तो आम जो नागरिक है उसके ऊपर क्या हुआ, भार बढ़ गया। किसानों के ऊपर टैक्स फ्री था अभी तक मामला, लेकिन अब क्या हो गया, पहली बार इन किसानों को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि जो 10 लाख सालाना कमाने वाला टैक्स स्लैब में अभी तक नहीं आ रहा था, वो किसान अब टैक्स स्लैब के अंदर आ गया। इसके अलावा उद्योग पर क्या असर पड़ेगा, उद्योगों की लागत में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक उद्योग, अगर ऐसे उद्योग थे जो कि कैप्टिव पावर यानी खुद बिजली बना के इस्तेमाल कर ले रहे थे, एक सीमित समय तक उनको उस पर लेवी देना पड़ता था, लेकिन अब उसको स्थायी कर दिया जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, फैक्ट्री को अब महंगी बिजली ही हमेशा मिलेगी। तो ऐसी दिशा में जो उद्योगों की लागत है, यानी किसी चीज को बनाने में अगर 10 रुपए खर्च हो रहे थे, तो अब उसको बनाने में हमेशा 15 रुपए खर्च होंगे, तो कीमत बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब सरकार की बात अगर करें तो पारदर्शिता में सुधार की बाध्यता है। सरकार अगर करप्शन कर रही है, दिखावा कुछ और कर रही है, काम कुछ और कर रही है, चीजें पारदर्शी नहीं है, तो अब बाध्यता हो गई है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आईएमएफ के द्वारा जो सहायता राशि है वो इन 11 शर्तों के उल्लंघन के आधार पर रोकी जा सकती है। तो भ्रष्टाचार को, बेकाबू खर्च को नियंत्रित करने के लिए भ्रष्टाचार को कम करना जरूरी हो गया है, बाध्यकारी शर्त हो गई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, क्योंकि अगर अभी तक क्या था, 4 साल पुरानी कार आप जापान से मंगाना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं मंगा सकते थे, अब वो कार आ जाएगी। ऐसी दिशा में आपके यहाँ जो लोकल कार थी उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लोकल कार सस्ती हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, वहां के लोकल जो कारोबारी हैं उनको कहीं ना कहीं घाटा होगा। विदेशी पुरानी कारें बाजार में आएंगी, जिससे कि कार की कीमत घटेगी। तो ये तो प्रभाव के तौर पर मोटा मोटी 5-6 पॉइंट है। इसके अलावा अगर आपको क्या लगता है वहां पर प्रभाव पड़ेगा, तो आप 1-2 पॉइंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये प्रभाव हो सकता है। अब देखिए भारत पाक तनाव को लेकर आईएमएफ रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आईएमएफ के द्वारा सहायता दी गई पाकिस्तान को, तो इसको वैश्विक स्तर पर काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि जिस टाइम पे सहायता दी गई उस टाइम पर यह कहा जा रहा था कि इस राशि का उपयोग कहीं ना कहीं आतंकवाद पोषित, राज्य पोषित आतंकवाद के लिए होगा। तो इसकी आलोचना के बाद आईएमएफ ने साफ तौर पर यह कहा है, क्या कहा है, आईएमएफ ने कहा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये जारी तनाव जो है लंबे समय तक रहेगा, तो जिस उद्देश्य से पाकिस्तान को यह धन मुहैया कराया जा रहा है वो अपने उद्देश्य से एक तो भटक जाएगा। क्योंकि लंबे समय तक अगर तनाव रहा तो पाकिस्तान के लिए जो राशि तय की गई है, तो ऐसी दिशा में क्या होगा, जो वित्तीय है या विदेशी मुद्रा है या सुधार संबंधी जो लक्ष्य हैं, उन सारे लक्ष्यों पर क्या होगा, गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और इससे युद्ध या संघर्ष की स्थिति में सरकार को क्या, अब मान लीजिए कोई भी सरकार होती है, अगर युद्ध होता है तो सरकार बाकी चीजों पे जो बजट है उसको कम कर देगी और रक्षा बजट क्या करेगी, बढ़ा देगी, क्योंकि सुरक्षा उसका एक प्रमुख मानक हो जाएगा, प्रमुख हम कह सकते हैं मद हो जाएगी। तो रक्षा बजट अभी हाल ही में देखिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपना 12% रक्षा बजट बढ़ा दिया। तो ऐसी दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन जैसे जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होंगे। और आईएमएफ ने पहले ही कह दिया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन को आपको विशेष ध्यान देना है। तो ऐसी दिशा में अगर ये नहीं करता है, आईएमएफ इसका उल्लंघन करता है, तो पाकिस्तान को जोखिम भरा देश मान लिया जाएगा। और जोखिम भरा देश मानने पर क्या होगा, जब भी जोखिम भरे देश की श्रेणी में कोई देश आता है तो वहां पर निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा,
कोई भी पैसा लगाने कोई भी विदेशी नहीं जाएगा। पाकिस्तान की जो रुपया या वहां की जो मुद्रा है उस पर दबाव बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जब ये सारी चीजें होंगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मुद्रास्फीति की वजह से महंगाई बढ़ेगी। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए आप 12% ज्यादा वहां का रक्षा बजट हो गया, इस प्रस्तावित किया गया इस बजट के लिए। तो ये बात सीधे तौर पर आईएमएफ ने कहा है कि आपको इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आईएमएफ भी एक तटस्थ वित्तीय संस्था है। उसके ऊपर किसी भी तरह के पक्षपात का अगर आरोप लगता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी भी हाल में जो भी ये राशि दी जा रही है उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गंभीर छवि को नुकसान पहुंचेगा आईएमएफ की। और आईएमएफ की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि यह तनाव खत्म किया जाए, ताकि फंड का जो उद्देश्य है, जो फंड दिया जा रहा है पाकिस्तान को, उसके पीछे की जो मंशा है वो खतरे में ना पड़े। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसका उद्देश्य खतरे में पड़ेगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल किसी और चीज के लिए होगा। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि यह कार्यक्रम पाकिस्तान को आर्थिक स्थिरता के लिए दिया जा रहा है, सुधार करने के लिए, मदद के लिए दिया जा रहा है। लेकिन अगर इस फंड का उपयोग रिजर्व बढ़ाने और सामाजिक खर्च को सुरक्षित करने के लिए न करके आतंकवाद पोषित करने के लिए किया जाएगा तो आईएमएफ कड़ी कार्रवाई कर सकता है। फंड का कोई भी दुरुपयोग उसी वक्त रोक दिया जाएगा, यह भी आईएमएफ ने स्पष्ट कर दिया है। भारत की प्रतिक्रिया देख लें। जब ये फंड दिए जाने की घोषणा की गई थी तो भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? वैश्विक प्रतिक्रिया भी लगभग मिलती जुलती ऐसी थी काफी देशों की। तो देखिए, भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था कि 18 मई को ही कहा था कि पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई भी वित्तीय मदद इस वक्त, जिस वक्त ये वित्तीय मदद देने की घोषणा की गई थी, इस वक्त आतंकवाद को सहायता देने के बराबर है। क्योंकि भारत ने, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत वहां पर आतंकी जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया था। और साथ ही भारत ने यह भी कहा कि 9 मई को जो आईएमएफ बोर्ड की बैठक हुई थी उसमें वोटिंग से भी भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। एक तरह से भारत ने अपना रिएक्शन यहां दिखाया था, भारत ने अपनी स्पष्टवादिता दिखाई थी। तो पाकिस्तान का यह भी भारत ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, फंड की राशि का दुरुपयोग संभव है, जिस टाइम पर यह फंडिंग की जा रही है वो उसका दुरुपयोग संभव है, ये पैसा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और ऐसी ही प्रतिक्रियाएं जब बार बार आई तो उसका ही परिणाम यह है कि 11 नई शर्तें लगाने के साथ साथ कुल शर्तों की संख्या पाकिस्तान के ऊपर 50 हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस फंड का दुरुपयोग करना पाकिस्तान के लिए अब आसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर वो जिम्मेदारियां भी डाल दी गई हैं कि अगर वो उसका दुरुपयोग करता हुआ पाया जाता है तो आईएमएफ के द्वारा कड़े प्रतिबंध भी उस पर लगाए जा सकते हैं। तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी कहा था कि आईएमएफ से कहा कि वो अपने भीतर झांके और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले। तो उसके बाद का ही ये परिणाम देखा जा रहा है। भारत की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को देखते हुए ही ये परिणाम देखा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आईएसजीएस फाउंडेशन जयपुर में दिनांक 9 जून से शाम 5 बजे करोल बाग में हिंदी माध्यम, 30 मई सुबह 8 बजे से नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। इसके संबंध में विस्तार से अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 8750187501 वो नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। अब बारी आपकी है। अभ्यास प्रश्न हम सौंपते हैं आपके जिम्मे, जवाब अपेक्षित है आपसे। आईएमएफ ने पाकिस्तान की किस योजना को स्थायी बनाने का निर्देश दे दिया है? विकल्प आपके सामने है, कृषि योजना, कैप्टिव पावर लेवी अध्यादेश, शिक्षा बजट या विदेशी निवेश नीति। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।